हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज के वीडियो में आज के वीडियो में भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना और भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, कुछ पर्वत शिखर और कुछ बांध से रिलेटेड क्वेश्चंस इस वीडियो में देखेंगे। तो ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस आज का। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो सरदार सरोवर नदी घाटी परियोजना जो है वह नर्मदा नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। यह नर्मदा नदी पर बनाया गया है और 138 मीटर ऊंचा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 138 मीटर और लंबाई जो है 1210 मीटर है। नर्मदा नदी पर बनने वाले 30 बांधों में सरदार सरोवर और महेश्वर दो सबसे बड़ी बांध परियोजनाएं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नर्मदा नदी पर बनने वाले बांधों की संख्या कितनी है? तो 30 है। 30 बांध हैं इस नदी पर, जिसमें सरदार सरोवर बांध और महेश्वर बांध, ये दोनों बांध जो है सबसे बड़े बांध हैं। और इस डैम से जो है कितने राज्यों को फ़ायदा होता है? ये कितने राज्यों को वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है? तो ये राज्य हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि कितने राज्यों को सरदार सरोवर बांध से कितने राज्यों को फ़ायदा मिलता है, कितने राज्यों को ये वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। तो 4 राज्यों को करता है और ये 4 राज्य जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ज़रूर याद रखना है। पहला है गुजरात, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है राजस्थान। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे पॉइंट्स जो हैं वो सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि तुलबुल नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? तुलबुल नदी घाटी परियोजना से लाभ पाने वाला कौन सा राज्य, किस राज्य को इससे लाभ मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य को इस नदी घाटी परियोजना से जो है लाभ होता है और ये जो है झेलम नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर। ये झेलम नदी पर स्थित है तुलबुल नदी घाटी परियोजना। अगला प्रश्न है कि नाथपा झाकरी नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? तो नाथपा झाकरी नदी परियोजना से लाभ पाने वाला जो राज्य है वह है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 3 हिमाचल प्रदेश जो है इससे लाभ पाने वाला राज्य है ये। तो नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग पर सतलुज नदी पर स्थित है। ये जो है ये परियोजना नाथपा झाकड़ी वो किस नदी पर स्थित है? तो सतलुज नदी पर स्थित है। इस परियोजना को मई 2004 में कमीशन किया गया था तथा आधिकारिक तौर पर 28 मई 2005 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। तो इसमें जितने भी पॉइंट हैं इससे रिलेटेड ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना, पहला पॉइंट तो ये है कि नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है। दूसरा पॉइंट ये बन जाता है कि किस नदी पर है? तो सतलुज नदी पर है। और इस परियोजना को कमीशन कब किया गया था? तो 2004 में। और आधिकारिक तौर पर इसको कब राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो 28 मई 2005 को। तो ये सारे पॉइंट जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जायकवाड़ी नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? जायकवाड़ी नदी घाटी परियोजना, तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। ऑप्शन नंबर 2 गोदावरी। गोदावरी नदी पर बनाया गया है ये नदी घाटी परियोजना जायकवाड़ी। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो है इसकी नींव जो है भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 18 अक्टूबर 1965 को रखी थी और इसका उद्घाटन 24 फरवरी 1976 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था।
यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है। कौन सा? जायकवाड़ी। तो जायकवाड़ी बांध जो है भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले के पैठड़ तालुका में जायकवाड़ी गांव के समीप गोदावरी नदी पर स्थित एक बांध है। इसमें आपको कितने सारे पॉइंट देखने को मिले हैं। जैसे ये कहाँ पे है? तो भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले के पैठड़ तालुका में जायकवाड़ी गांव के समीप गोदावरी नदी पर स्थित यह बांध है। यह राज्य के मराठवाड़ा क्षेत्र में है। यहाँ ऐतिहासिक रूप से सूखे का प्रकोप रहता था और कृषि के लिए जल प्रबंधन करता है ये। इसके द्वारा जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन भी होता है। जायकवाड़ी जो है परियोजना उसके द्वारा। अगला प्रश्न है कि तवा नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? तो तवा नदी घाटी परियोजना से जो लाभ पाने वाला राज्य है वो है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में ये जो परियोजना है तवा परियोजना, ये मध्य प्रदेश में है। तवा परियोजना ये भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। इसके अंतर्गत नर्मदा की सहायक तवा नदी पर बांध बनाया गया है। तवा नदी जो है वह नर्मदा नदी की सहायक नदी है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित है। यह बांध 58 मीटर ऊंचा एवं 1815 मीटर लंबा है। बांध की अधिकतम ऊंचाई नींव की गहनतम सतह से 58 मीटर है। तो तवा परियोजना कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये किसकी सहायक नदी है? नर्मदा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है कि तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना ऑब्वियस सी बात है कि ये तुंगभद्रा नदी घाटी पर ही नदी पर ही बनाया हुआ नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना। तो तुंगभद्रा नदी दक्षिण भारत में बहने वाली एक पवित्र नदी है। यह कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में बहती हुई आंध्र प्रदेश में एक बड़ी नदी कृष्णा नदी में मिल जाती है। रामायण में तुंगभद्रा को पंपा के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। रामायण में तुंगभद्रा को पंपा के नाम से जाना जाता है। तुंगभद्रा नदी का जन्म तुंगा एवं भद्रा दो नदियों के मिलन से हुआ है। तुंगभद्रा बांध कर्नाटक का सबसे बड़ा बांध है और होसपेट शहर से 5 किलोमीटर दूर स्थित है। ये भी पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुंगभद्रा जो है वो कर्नाटक का सबसे बड़ा बांध है। अगला प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट उद्यान की स्थापना कब की गई थी? तो जिम कॉर्बेट उद्यान की स्थापना की गई थी 1936 में। 1936 में जिम कॉर्बेट की स्थापना की गई थी। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। ये जो है सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है और 1936 में लुप्तप्राय बंगाल बाघ की रक्षा के लिए हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसकी जो है शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1973। 1 अप्रैल 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। देश में बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत उत्तराखंड के कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क से की। इसका मकसद बंगाल टाइगर की आबादी को विलुप्त होने से बचाने के साथ ही उनके प्राकृतिक स्थान पर इसे बढ़ाना भी था। अगला प्रश्न है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है? बंगाल टाइगर के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर 3 बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में उमरिया जिले में स्थित है। ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश राज्य के उमरिया जिले में स्थित है। ये एक वन्य अभ्यारण्य है। यह वर्ष 1968 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। इसका क्षेत्रफल 437 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ बाघ आसानी से देखा जा सकता है।
कहाँ पर? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी 1984 में। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1984 में की गई थी। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में गंगा नदी के सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में स्थित है और यहाँ बाघ संरक्षित क्षेत्र एवं बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। और जो है ये 4 मई 1984 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान को 4 मई 1984 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इट वॉज डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1987। 1987 में यूनेस्को द्वारा इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान को 1987 में। अगला प्रश्न है कि विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तीसरी जो है सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह है कंचनजंगा। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो यहाँ पे देखिए कंचनजंगा जो है विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है। तो ये तो तीसरी है। दूसरी और पहली कौन सी है? तो पहली जो है जिसको सागर माथा भी कहा जाता है, यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। 1955 में भारत ने इसका सर्वे किया। इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर और इसका नाम क्या है? एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। ये जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। दूसरा कौन सा है? तो गॉडविन ऑस्टिन K2 जिसको कहते हैं शॉर्ट में K2। इस K2 के नाम से भी जाना जाता है, जो 8,611 मीटर जो है ये ऊंचा है और ये विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। तो पहला है माउंट एवरेस्ट, दूसरा है गॉडविन ऑस्टिन और तीसरा कौन सा है? तीसरा है कंचनजंगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अरावली पर्वत श्रेणी कौन कौन से राज्यों में फैली हुई है? तो अरावली पर्वत श्रेणी जो है वह कौन कौन से राज्यों में फैली है? तो ये फैली है गुजरात, राजस्थान और दिल्ली। ये देखिए, ये है अरावली पर्वत श्रेणी और ये है आपका गुजरात, ये है राजस्थान और यहाँ पे है दिल्ली। तो ये जो है यहीं पे फैली हुई है अरावली पर्वत श्रेणी, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी कौन कौन से राज्यों में फैली है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी कौन कौन से राज्यों में फैली है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ये है विंध्याचल रेंज। ये देखिए, ये है विंध्याचल रेंज। यहाँ पे है, ये है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और यहाँ पे है गुजरात। इन तीनों जगह में ये पर्वत श्रेणी जो है फैली हुई है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पहाड़ी स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सतपुड़ा पहाड़ी। नर्मदा और ताप्ती के बीच सतपुड़ा पहाड़ी स्थित है। अगला प्रश्न है कि डोडा बेट्टा पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? डोडा बेट्टा पर्वत चोटी की ऊंचाई जो है वो है 2227 मीटर, 2227 मीटर इसकी जो है ऊंचाई है डोडा बेट्टा की। सॉरी, ये गलत है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इसका आंसर हो जाएगा 2637 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है डोडा बेट्टा की। डोडा बेट्टा भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला का एक पर्वत है। यह तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले में नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित सभी पर्वतों से ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा। यह चोटी समुद्र तल से 2637 मीटर ऊपर है। घाटियों में इसी ढालों पर सिनकोना के सरकारी बागान हैं। इसकी चोटी पर मौसम विज्ञान वेधशाला भी है। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन राज्य कौन सा है?
सबसे ज़्यादा अभ्रक किस राज्य में होता है? इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और राजस्थान। सर्वाधिक सबसे ज़्यादा अभ्रक का जो उत्पादन होता है वो आंध्र प्रदेश और राजस्थान में होता है। तो दोस्तों ये स्टैटिक जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस किए हैं और भी डिटेल में पूरे, और ये सारे जो डिटेल आप लोग देखे हैं सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।